हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में जो आप लोगों का डाउट क्वेश्चन आया हुआ था मेरे व्हाट्सएप पे, मैं उसको हल करने जा रहा हूं। तो शुरू किया जाए। दोस्तों, मेरे सामने आपका पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि दो अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तो वो संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए ऑप्शन बहुत सहायक होते हैं। ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जैसे कि इस पूरे बात को ध्यान से अगर समझ लिया जाए तो ऑप्शन से ही बिना कोई प्रोसेस किए ही हम लोग इसका आंसर जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है दो अंकों की एक संख्या, तो सारी संख्याएं दो अंकों की हैं और उसी संख्या के अंकों का योग का अनुपात, जो यानी कि जो संख्या होनी चाहिए और उसकी जो संख्याओं को आपस में, अगर दोनों अंकों को अगर आपस में जोड़ दें तो इनका जो योग होना चाहिए उसमें 4:1 का अनुपात है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, ये बहुत गौर करने वाली बात थी कि इसमें दिया हुआ था कि इकाई का अंक जो होता है वो दहाई के अंक से 3 अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, जबकि हम लोग को इकाई के अंक के बारे में बताया गया कि अधिक होना चाहिए। तो यहाँ तो अधिक तो है, मगर दहाई के अंक से 3 अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 ही अधिक दिख रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, यहाँ पे तो दिख रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए था क्या कि इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कम है। ये भी मेरे आंसर में नहीं जा रहा है। जब इसकी बात करें तो इकाई का अंक यहाँ पे भी कम दिख रहा है दहाई के अंक से, जबकि इसका वैल्यू अधिक होना चाहिए, वो भी इससे 3 ज्यादा होना चाहिए था। तो ये भी आंसर के रूप में हमारा नहीं जाएगा। और बचा ये इकलौता लास्ट, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसके आंसर को पुष्टि करने के लिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि बोला गया कि दो अंकों की एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग का अनुपात 4:1 का होना चाहिए। तो दो अंकों की संख्या जो कि 36 है और इनके अंकों का योग अगर कर दे तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इनकी संख्या जो है आपका 36, अगर हम इन दोनों के अंकों को आपस में जोड़ दे तो 3 और 6 मिलके हो जाते हैं 9, 3 9 हो जाएगा। अब इसमें अनुपात की बात करें तो 4:1 का रेशियो आ जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि हमारा ये आंसर बिल्कुल फॉलो कर रहा है और ये मेरा सही आंसर होगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ही सहायक है, इससे ही आसानी से हम लोग काम को कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। दोस्तों, जो हम लोग का अगला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि 3 बर्तन ABC की क्षमता 2, 4 और 6 लीटर है। एक खाली है तथा B और C में क्रमशः पानी और दूध से भरी है। यदि B को A में, C को B में तथा A को पुनः C में डाल दिया जाए तो C में दूध और पानी की किस अनुपात में होंगे, ये बताना है आपको। तो सिंपल सा बात है कि 3 बर्तन है, तीनों बर्तन का जो क्षमता दिया हुआ है 2, 4 और 6 का लीटर का, यानी कि पहला बर्तन A में 2 लीटर पानी आ सकता है या कोई भी लिक्विड आ सकता है, और दूसरे बर्तन B में 4 लीटर पानी आ सकता है और C में 6 लीटर पानी आ सकता है। तो जिसकी जो कैपेसिटी है उसी के अनुसार पानी होगा। A बिल्कुल खाली है, यानी कि 2 लीटर वाला में कोई लिक्विड नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, जबकि B और C में क्रमशः पानी और दूध भरे हुए हैं, यानी कि B में केवल पानी है जबकि C में केवल दूध होगा। आगे दिया हुआ है कि यदि B को A में डाल दिया जाए, इसी प्रकार से पुनः आगे भी काम करने हैं। तो पहले हम लोग इसका काम कर लेंगे। अगर B को A में डाल दें तो जो कि B है, B में आपका 4 लीटर का कैपेसिटी है और इसमें पूरा का पूरा पानी है। B को पानी से भरा गया था, यहाँ पे दिया गया था, तो B में पूरा का पूरा पानी है, तो इसके 4 लीटर के पानी में से 2 लीटर पानी ही आ पाएगा A में। तो यानी कि A, B, C 3 बर्तन था, 3 बर्तन में ये था आपका 2 लीटर का, जबकि इसकी वैल्यू दी गई थी कि ये 4 लीटर की बर्तन है, जबकि ये 6 लीटर का बर्तन है। और इसमें भरा गया है वाटर, और इसमें भरने की बात करें तो इसमें डाला गया है मिल्क। अगर हम इसके पूरे पानी को इसमें डालने का प्रयास करेंगे तो 2 लीटर आ पाएगा। अब इसके में से अगर हम एक को B से अगर भरते हैं तो इसमें 2 लीटर पानी आ जाएगा। 2 लीटर इसमें वाटर भर चुका है और इसमें अब मात्र 2 लीटर ही पानी बचा हुआ है। उसके बाद आगे दिया हुआ है क्या कि B को A में और C को B में, अगर हम C को B में डालेंगे तो देखिए इसमें 4 लीटर का इसका कैपेसिटी है, जिसमें से 2 लीटर का पानी अभी भी बचा हुआ है। अब 2 ही लीटर इसके लिक्विड को हम लोग डाल पाएंगे, तो इसमें 2 लीटर पानी पहले ही से था और इसमें जो पूरा का पूरा दूध था, इस दूध का 2 लीटर इसमें आ जाएगा, यानी कि इसमें 2 लीटर पानी और उसके बाद इसमें 2 लीटर मिल्क दूध हो जाएगा। अब इसमें 4 लीटर बच गया है। इसमें शेष बचे हुए अगर बात करें लिक्विड की तो 4 लीटर इसमें आपका मिल्क है, ध्यान रखना है। और तीसरे कंडीशन में कहा गया
तथा ए को पुनः सी में डाल दिया जाए, यानी कि इस ए को पुनः सी में डालते हैं तो इसमें तो 2 लीटर पानी है। अब इसका 2 लीटर पानी अगर इसमें अगर आ जाता है तब क्या होता है, तो 4 लीटर पानी बचा हुआ था, 6 लीटर में से 2 लीटर इसमें देने के बाद भी इसमें 4 लीटर सॉरी पानी नहीं दूध बचा हुआ था। अब इसमें 2 लीटर पानी आ जाएगा ये वाला, तो 2 लीटर इसमें पानी अगर आ जाता है तो इसमें 4 लीटर दूध और 2 लीटर पानी की मात्रा हो जाती है। और अंतिम में पूछा गया है तो बताया जाए कि सी में दूध और पानी किस अनुपात में होंगे। तो सी में पानी की जो मात्रा होगी, पहले हम पानी को ध्यान में रखेंगे, तो सी में पानी है 2 लीटर और मिल्क की बात करें तो मिल्क है इसमें 4 लीटर। अब अनुपात की बात पूछा गया तो 1:2 के रेशियो आएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1:2, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक जो प्रश्न है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से इसको कह सकते हैं या रेशियो का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, ऐसे प्रश्न हम लोग रेशियो में देखे थे। देखिए इसमें दिया जा रहा है कि 7 केला और 4 आमों का कुल मूल्य 5 आम और 3 सेब के मूल्य के बराबर है। 2 सेब का मूल्य 3 केले के मूल्य के बराबर है। 1 आम और 1 केले के मूल्यों का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली ऐसे देख सकते हैं, पहले इस बातों को लिखा जाए कि 7 केला खरीदने में और 4 आम खरीदने में जितने पैसे लगेंगे ठीक उतना ही पैसे जब हम 5 आम और 3 सेब के खरीदने में लगाएंगे तो लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, 7 बनाना प्लस 4 मैंगो, जितना पैसा लगेगा ठीक उतना ही पैसा लगेगा जब हम लोग 5 आम और 3 सेब खरीदते हैं। 5 मैंगो और प्लस 3 एप्पल्स इसको खरीदते हैं। और उसके आगे दिया हुआ है कि 2 सेब का मूल्य 3 केले के मूल्य के बराबर है। तो 2 सेब का यानी 2 एप्पल्स का जो मूल्य होगा बराबर होगा 3 केले के मूल्य के बराबर, 3 बनाना के मूल्य के इक्वल हो जाएंगे। 2 अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं हम लोगों के सामने। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट में एक तरफ देख रहे हैं तो बनाना है और मैंगो है, और यहाँ पे भी मैंगो दिख रहा है मगर यहाँ पे एप्पल आ जाता है। यानी कि अगर दोनों एक जैसे ही बातें होती, जैसे कि इधर बनाना और मैंगो होता, इधर भी मैंगो और बनाना ही होता, तो बड़ा वाला छोटा उसको आसपास में बदल के बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं और उसके अनुसार हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं, आसानी से मूल्यों का अनुपात निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक तीसरा एलिमेंट आ गया है और इस तीसरे एलिमेंट का तुलना अगले पॉइंट में किया गया है, तो पहले हम लोग इसके आधार पर देख लेंगे कि इसमें क्या रेशियो चल रहा है। तो 2 सेब के मूल्य के बराबर 3 केले का सेब है, तो इन दोनों का जो मूल्य का रेशियो होगा इनकी संख्याओं का ठीक उल्टा कर देंगे, 3-2 का अनुपात है। यानी कि एक सेब का दाम अगर 3 रुपया तो एक केले का दाम 2 रुपया है। अब हम लोग चाहें अगर तो यहाँ पे जो एप्पल दिखाया जा रहा है हम लोग एप्पल को बनाना में कन्वर्ट करके और इससे हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि 3 एप्पल खरीदने में जितना पैसा लगेगा उतने पैसे में कितने आम मिल जाए, कितने बनाना मिल जाएंगे। तो बनाना की बात करें तो देखिए यहाँ पे है क्या कि जब ये 3 रुपये का था तब ये 2 रुपये का था, इसके हिसाब से अगर हम देखें कि यहाँ पे कुल कितना रुपया लगा तो एक सेब का दाम अगर 3 रुपया तो 9 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, तो 9 रुपये में कितने बनाना मिल जाएंगे। तो 9 रुपये में 4.5 केले का दाम हो जा रहा है। यानी कि हम लोग को अगर देखें यहाँ पे तो 4.5 बनाना आपका मिल जाएगा। आपको भी आसानी समझ में आ रहा था, फिर से एक बार देख लें इसको कि जब एक सेब का दाम 3 रुपया तो 3 सेब का दाम 9 रुपया हो जाएगा। और 9 रुपये में जब केले खरीदने की बात आएगी तो एक केले का दाम तो यहाँ तो 2 रुपया दिख रहा है, तो 2 रुपये के हिसाब से 9 रुपये में 4.5 केले मिल जाएंगे। अब हम लोग इस काम को भी कर सकते हैं आसानी से। तो 7 में से 4.5 को घटा दिया जाए, तो जब 7 में से 4.5 को घटाएंगे तो 2.5 बचेंगे। ये तो आपको समझ में आता ही होगा कि इधर आने के बाद ये घटेगा, तो 7.5 केला और बराबर अब इस 4 आम को अगर हम उधर ले जाएंगे तो 5 आम में से 4 आम निकल जाएंगे तो 1 आम बच जाएगा। यानी कि इनकी संख्या है, यानी कि 2.5 केला खरीदने में जितना पैसा लगेगा ठीक उतना ही पैसा 1 आम खरीदने में लगेगा। तो इनके मूल्यों का अनुपात 1:2.5 हो जाएगा। यानी कि एक केले का मूल्य अगर 1 रुपया तो एक मैंगो यानी आम का मूल्य 2.5 रुपया। इसको फ्रैक्शन से बाहर करने के लिए हम लोग इसको दुगना कर लेते हैं। जब हम लोग इसको दुगना करते हैं तो ये हो जाएगा 2 रुपया, और इसको जब हम लोग दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 रुपया। यानी कि एक केले का मूल्य 2 रुपया तो एक आम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया। और हम लोग से प्रश्न पूछ क्या रहा है कि एक आम और एक केला के मूल्यों का अनुपात क्या है। तो आम को पहले रखना है, तो मैंगो का जो रेट है वो 5 है, और इसकी जो रेट की बात करें, केले के जो मूल्य की बात करें तो बनाना का जो मूल्य है वो 2 है। यानी कि 5:2 के रेशियो में ये आपका प्रश्न आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5:2। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका
ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो हम लोग को यह देखना है कि जो अलग अलग जो समय लग रहे हैं इस चाल के इसके कारण लग रहे हैं, डिस्टेंस को कम ज्यादा हो जा रहा है इसके कारण लग रहा है, तो हम लोग को इसके डिफरेंस को निकाल लेना है। देखिए इसमें होता क्या है कि ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करनी होती है। तो दोनों में अधिक और ज्यादा के कंडीशन इसलिए लग रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म बड़ा है और एक प्लेटफॉर्म छोटा है। तो छोटा रहेगा तो समय कम लगेगा और जब बड़ा प्लेटफॉर्म रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा। मगर ट्रेन दोनों जगह इक्वल ही है। ट्रेन जो ट्रेन यहाँ थी वही ट्रेन यहाँ पे भी है, तो ट्रेन की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के कारण बढ़ रहा है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का हो रहा है। तो 162 मीटर और 120 मीटर में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो बस इसको घटा देना है तो आ जाएगा आपका 42। इजिली आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है क्या कि समय की अगर बात करें तो 18 सेकेंड से ये 15 सेकेंड हो जा रहा है। तो सेकेंड की बात करें तो 3 सेकेंड, यानी कि 42 मीटर की एक्स्ट्रा दूरी चलनी पड़ रही है, जिसके कारण उसको 3 सेकेंड का समय लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल गया कि 42 मीटर की दूरी जाने में इसको 3 सेकंड, 42 मीटर की अधिक दूरी जाने में इसको 3 सेकंड का अधिक समय लग रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रेन 3 सेकंड में 42 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसी के अनुसार जब एक ट्रेन 3 सेकंड के समय में अगर वो 42 मीटर की दूरी को ज्यादा चल जाती है या 42 मीटर की दूरी चल जाती है, तो आपको यहाँ से भी कहीं से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से ही निकालना चाहें तो 15 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा। तो अगर 15 सेकंड में अगर बात करें तो 15 सेकंड में वो कुल दूरी जो तय करेगा इसका 5 गुना समय है। इसमें अगर रेशियो की बात करें तो 1 से 5 हो रहा है, तो इसको भी 1 से 5 कर दिया जाए। अगर 42 को 5 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 210। 420 का आधा 210 मीटर की दूरी वो तय करता है। और इस 210 मीटर की दूरी में आपका ये प्लेटफॉर्म जो है वो 120 मीटर का है। अगर 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है तो अगर हम इसमें से घटा देंगे तो बचेगा मेरा 90 मीटर, और ये जो 90 मीटर आएगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई बराबर आपका 90 मीटर। ये आपका आंसर निकल चुका है। तो बहुत ही आसान है ये प्रश्न। तो आपका आंसर हो जाएगा 90 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 90 मीटर थी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है हम लोग का वो टाइम एंड वर्क से संबंधित है। इसमें दिया हुआ है कि 12 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी कार्य को 18 महिलाएं 16 दिन में और 24 बच्चे 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 8 महिलाओं और 16 बच्चों ने 9 दिन कार्य किया और फिर कार्य छोड़कर चले गए। शेष कार्य को 10 पुरुष कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो हम लोग को पहले यहाँ पे आपका सबका क्षमता, टोटल वर्क निकालने होंगे और काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि स्टार्टिंग में दिया गया है कि 12 पुरुष कर रहे हैं तो इस पूरे कार्य को करने में लगते हैं 20 दिन। जबकि अगला कंडीशन में दिया गया है उसी कार्य को 18 महिलाएं 16 दिन में। अगर इसी कार्य को 18 महिलाओं के द्वारा करवाया जाए तो उनको कुल समय लगने वाले हैं 16 दिन। जबकि अगर हम बात करें बच्चों की तो 24 बच्चे उस काम को 18 दिन में करेंगे। अगर इस काम को 24 बच्चे करते हैं तो उनको लगते हैं 18 दिन। अब यहाँ पे देखिए सबका दिन अलग अलग और उनकी संख्याएं भी अलग अलग है। तो यहाँ से हम लोग अपना कोई भी इसकी क्षमता को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। या तो आप दिन की संख्या को बराबर कर लें या चाहे इनकी संख्या को बराबर कर लें, तब जाकर ही हम इसकी क्षमता निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 महिलाओं को शुरुआत में काम पे लगाया गया है और 16 बच्चे भी काम में लगे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पहले इन लोगों को 8-8 लोगों में अगर कन्वर्ट कर दें तो काम करने में काफी सहूलियत हो जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि 8 आदमी अगर इस काम को करता तो कितना दिन लगता, या 8 औरत इस काम को करती तो कितने दिन लगते हैं, या 8 बच्चे इस काम को करते हैं तो कितने दिन लगते हैं। अब इसके अनुसार हम क्षमता भी निकाल सकते हैं और संख्याएं भी लगभग बराबर हो गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि इसमें 3 और 2 का अनुपात है। तो इसमें भी 3, जब देखिए आदमी की संख्या घटेगा तो दिन की संख्या बढ़ेगा, तो इसको हम लोग को 2 से 3 कर देने होंगे। उल्टा कंडीशन होगा, ये तो समझ में आता ही होगा। जब इसको 3 से 2 किया गया तो इसको 2 से 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 30 दिन। यानी कि अगर 8 आदमी काम करें तो 30 दिन का काम है। उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, तीन दोनों में रेशियो की बात जो है, तो 9 2 से ही कटेगा, 9 से ये 4 हुआ तो इसको हम लोग 4 से 9 कर देंगे। 4 यूनिट का वैल्यू 16 तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, 4 9 36 दिन लग जाएंगे। यानी कि 8 अगर औरतें करती हैं तो 36 दिन का काम है। अब यहाँ पे बात करें हम बच्चों की, तो देखिए यहाँ पे 3 से 1 हुआ है, 8 3 का 24, 8 1 8,
तो इसको हम लोग 1 से 3 कर देंगे, 18 तियां 54, यानी कि यहाँ पे 54 डेज लगेंगे 8 बच्चों के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा बात निकल के सामने आ गया कि यदि इस काम को 8 आदमी करता है तो लगते हैं 30 दिन। अगर इस काम को 8 औरतें मिलकर करती हैं तो लगता है 36 दिन। अगर इस काम को 8 बच्चे से करवाया जाए तो होंगे आपके 54 दिन लगने वाले होंगे। तो अब यहाँ से हम लोग दिन की कंडीशन, जो दिन का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा इनकी क्षमता हो जाती है। तो हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। देख सकते हैं कि अब पुरुष की क्षमता निकालना हो, महिला की क्षमता निकालना हो और बच्चे की जब क्षमता निकालना हो तो सब जगह 8-8-8 कॉमन हो चुके हैं, तो इसकी बात नहीं करना है। अगर पूरे के पूरे 8 पुरुष अगर काम कर रहे हैं तो ये 30 दिन का काम है, महिलाओं का 36 दिन का काम है और बच्चों का 54 दिन का काम है। तो कोई ऐसी संख्या हो जो सबको कटा कर छोटा कर सकता है, या रेशियो भी देख सकते हैं। इन दोनों में कितना का अनुपात की बात करें तो देखिए 6 से 5 बार में और ये 6 बार में, यानी कि इसमें 5-6 का अनुपात है। और इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे अगर 6 से देखें तो 6 बार में 36 और 6 9 54, 9 बार में कट जाएगा। ऐसे हम लोग 18 से भी कटा सकते हैं, 18 दूना 36, 18 तियां 54, इसमें 2-3 का अनुपात है। तो हम लोग अगर इसकी संख्याओं को पलट दें तो पुरुष, महिला और बच्चे का जो क्षमता की बात होगी वो आसानी से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो क्षमता की बात करें तो इन दोनों संख्याओं का उल्टा कर देना है। तो 6 यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 5 यूनिट। 6-5 का अनुपात पुरुष और महिला में, क्षमता में, इफिशियंसी में। जबकि अगर बच्चे की बात करें तो बच्चों की जो क्षमता का जो संख्या होगा उसको उल्टा कर देना है। यानी कि अगर हम इसको उल्टा कर दे तो इसका अगर क्षमता 3 का तो बच्चे की क्षमता 2 का। इसके अनुसार आपका ये मर्ज करने पे 18, ये 15 और इसको बात करें तो ये 10, कटने वाली संख्याएं नहीं है। तो 18:15:10 का रेशियो आ जा रहा है। अब हम लोग कहीं से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं, यानी कि एक पुरुष का जो क्षमता, ये क्षमता हमेशा सिंगल व्यक्ति का आता है, ये भी ध्यान रहे। तो एक पुरुष एक दिन में 18 काम करने का क्षमता रखता है, जबकि एक महिला एक दिन में 15 काम करने की क्षमता रखती है और एक बच्चा एक दिन में 10 काम करने का क्षमता रखता है। उसके अनुसार कि जब एक पुरुष 18 काम, तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि कितने लोग लगे हुए हैं, कहीं से भी आप काम निकाल सकते हैं। चलिए हम पुरुष से ही निकालते हैं कि अगर एक पुरुष एक दिन में 18 काम तो 12 पुरुष मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 12 गुने 18, अगर हम 12 को 18 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर एक पुरुष एक दिन में 18 काम तो 12 पुरुषों को लगाया गया काम में, तो 12 पुरुष एक दिन में अगर 18 काम करते तो 12 पुरुषों द्वारा एक दिन में कुल मिला के 216 काम होंगे। और इस तरह से 216 काम मिला के कुल मिला के 20 दिन तक काम चले हैं। तो 20 दिनों में कुल कामों की जो संख्या हो जाएगी वो आपका हो जाएगा 432 और एक 0। अगर हम 216 को 200 गुना कर देंगे तो 432 हो जाएगा और उसके बाद एक 0 लगा देना, यानी कि 4320 काम है। अब इन कामों को इनके शर्तों के अनुसार करवाया जाए। शुरुआती दौर में यहाँ पे इस काम में लगे हैं 8 महिलाएं और 16 बच्चे। अगर 8 महिलाएं और 16 बच्चों को लगाया जाए तब क्या काम होगा। तो 8 महिलाएं और प्लस 16 बच्चे के द्वारा कुल कितने काम होंगे। तो महिलाएं एक दिन में तो 15 काम, तो 15 में 8 से गुना कर दिया जाए तो 15 8 120 काम महिलाओं द्वारा। और एक बच्चे का अगर क्षमता दिया है 10 का तो 16 बच्चे मिलेंगे तो 160 काम बच्चों के द्वारा होगा। कुल मिला के 280 काम हो जाएंगे एक दिन में। अगर एक दिन में 280 काम तो कुल 9 दिन तक इन लोगों ने काम किया है। तो 9 दिन में अगर हम इसको 9 से गुना कर ले तो 9 दिन में कुल कितना काम हो जा रहा है ये हमारा आ जाएगा। तो इसको 9 से गुना किया जाए 2520, यानी कि इतने दिनों में 2520 काम हो जाते हैं। तो इसमें से 2520 काम को हम लोग हटा लेंगे, हो जाएगा तो 1800 काम बच गए। अब बारी पुरुषों की, 10 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो एक पुरुष एक दिन में 18 काम, जब 18 काम तो 10 दिन में 180 काम होंगे और 180 काम के हिसाब से इस पूरे काम को खत्म होने में 10 दिन का टाइम लगेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 10 दिन, यानी कि जो शेष काम है वो 10 दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में हम लोग देखें, यहाँ पे दिया गया है कि 5 व्यक्ति के कार्य का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा कर सकते हैं और 6 व्यक्ति द्वारा कार्य का 1/40वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग को बस ये देखना है कि जब अगर इस काम को 5 व्यक्तियों के द्वारा करवाया जा रहा है तो 5 आदमी 1/48 काम करने में आधा दिन का समय लेते हैं। अगर 1/48 काम करने में 1/2 डेज का टाइमिंग लेते हैं, दिन का काम समय लेते हैं,
तो एक दिन में पूरा, आधा दिन में जब इतना काम कर लिए तो एक दिन में इसका ठीक दुगना कर लेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 आदमी एक दिन में 1/48 का दुगना अगर कर दें तो यहाँ पे आपका कट के छोटा हो जाएगा। 1/48 में अगर 1/48 को जोड़ दिया जाए तो 1/24 आ जाएगा। 1/24 काम कर पाएंगे। इस प्रकार ये क्लियर हो रहा है कि 5 आदमियों का 24 दिन का काम है। ये काम जो है टोटल 5 आदमियों का 24 दिन का है। 5 आदमी एक दिन में पूरे काम का यानी कि 24 दिन के काम में से एक दिन का काम कर लेते हैं। तो ये काम अगर पूरा करवाया जाए तो 24 दिन लगेंगे इनको। तो 5 आदमियों का 24 दिन का काम था। अगर इसी काम में अगर 6 आदमी को लगा देते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसा कि दिया गया है, तो 6 आदमी को करने में कुल कितने दिन लग जाएंगे। तो 6 आदमी अगर इस काम को करेंगे तो आप चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिस रेशियो में व्यक्ति बढ़ेंगे उसके ठीक उल्टा रेशियो में दिन घट जाएगा। जब ये 5 से 6 हुआ तो इसको हम लोग 6 से घटा के 5 कर देंगे तो 6 का वैल्यू 24, तो 6 चौका 24, तो 5 चौका 20, यानी कि 20 दिन लगेंगे। यानी कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो कार्य है 6 आदमियों का 20 दिन का काम है। यानी कि अगर एक दिन में बात करें तो 6 आदमी जो है एक दिन में काम का 1/20वां हिस्सा पूरा कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में दिया गया कि 1/40वां हिस्सा जो कि 1/20 का ठीक आधा होता है, तो इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा। जब 6 आदमी को काम का 1/20वां हिस्सा करने में एक दिन का टाइम लगता है तो इसके बिल्कुल आधे काम को 1/40वां भाग की बात करें तो इसी 6 आदमी को इस काम का 1/40वां भाग पूरा करने में एक दिन का आधा यानी कि आधा दिन लगेगा। इस प्रश्न का आंसर आधा दिन होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप तक का जो भी मैंने क्वेश्चनों को बताया वो आपको बढ़िया से समझ में आ भी गया होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में डाल के बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दूंगा। और आगे भी क्वेश्चन को भेजते रहें ताकि मैं आप लोग का घर में बैठे कुछ हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।